नमस्कार दोस्तों। आज मैं मानव भूगोल का दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ये काफ़ी सहायक रहेगा। ये जो क्लास है वो क्लास आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित है। लेसन का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। तो पहला क्वेश्चन आपके आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक, तो यहां आपको आंसर देना है धन। क्या होता है? वास्तविक धन होते हैं, यानी संपत्ति, जो वास्तविक संपत्ति है वो क्या होते हैं? लोग होते हैं, निवासी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या, यहां पर आपके आंसर आना चाहिए असमान रूप से वितरित है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वितरण है वो असमान रूप से है, क्योंकि वितरण को कई कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जलवायु, इसके अलावा उच्चावच। उच्चावच का मतलब है स्थल पर पाई जाने वाली ऊंची नीची आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। तो मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहेगी। इसके अलावा नगरीकरण, नगरों में सुविधाएं होती हैं तो इस कारण लोग वहां पर रहना पसंद करें। इसके अलावा जल की उपलब्धता। ये कई कारक हैं जो क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर होगा असमान। जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, तो यह ध्यान रखना, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं वो है 3। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्रवास। ये प्रवासी नहीं है, प्रवास है भाई, क्योंकि लेसन है वो उसमें प्रवास का। प्रवास स्थायी, उसके बाद में आपका आता है अस्थायी या मौसमी भी होता है। ध्यान देना, स्थायी निवास जो प्रवास है, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, प्रवास कहलाता है। यदि व्यक्ति जाकर वहां पर स्थायी अपना आवास बना लेता है और वहीं रहता है, उसे स्थायी आवास कहते हैं। एक छोटी अवधि के लिए व्यक्ति, मतलब सुबह जाके शाम को आ रहा है, या कुछ महीनों से आ रहा है, या कुछ सालों के बाद में आ रहा है, तो उसको हम अस्थायी और मौसम यानी ऋतु प्रवास कहते हैं। इसको ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास भी होता है। जैसे ग्रीष्म काल में पहाड़ों की बर्फ पिघल जाती है, इस कारण जो चरागाह में पशु पालने वाले होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, और शीत ऋतु में जब यहां बर्फ जमती है तो ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो देखो, शीत ऋतु में मैदान और ग्रीष्म काल में पहाड़, तो इनका प्रवास क्या हो गया? मौसमी प्रवास हो गया। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में पूछी गई है, क्या है? वार्षिक पूछी गई है, दशकीय वृद्धि नहीं पूछी गई है। ये यहां पर आपको गौर करना भाई। तो ये है 1.64%। ये ध्यान रखना, नोट कर लो, ये 1.64%। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितने करोड़ थी भाई? तो ये जो आंसर है आपका होता है 21वीं शताब्दी की प्रारंभ में 600 करोड़ थी। ये ध्यान रखना है, 21वीं शताब्दी की के प्रारंभ में 600 करोड़ थी। अब तो 1.21, तो भारत की जनसंख्या बता रहे 1.21 अरब।
और यदि मान लो यदि ये 2011 की है, यदि 2021 में जनगणना होती तो 140 के लगभग चली जाती। तो ये ध्यान रखना है 600 करोड़ थी 21वीं शताब्दी में। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% पर निवास करता है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। देखो ये ध्यान रखना, ये जैसे डायग्राम में समझ लो, 10% हिस्सा है इसमें तो 90% लोग रह रहे हैं, और 90% हिस्सा है उसमें 10% रह रहे हैं। ये आपको याद रखना है। यानी विश्व में रहने योग्य जो स्थान है वो क्या है, 10% है, वो अनुकूलन रखते हैं। तो उसमें तो 90% जनसंख्या है, और जो 90% वाला है उसमें क्या है, 10% है। स्वर्ग से नहीं वरन केवल और से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखो पहला क्वेश्चन था उसमें भी आया था कि वहां के निवासी उसके वास्तविक धन है, तो इसका आंसर होगा स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। औद्योगिक पेटियों के अवसर उपलब्ध करवाती है। तो औद्योगिक पेटियों में देखो उद्योग होंगे तो वहां लोगों को क्या मिलेगा भाई, वहां मिलेगा लोगों को रोजगार। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रोजगार। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। तो देखो प्रवासी जहां जाते हैं वहां कहलाते हैं आप्रवासी, और जहां से जाते हैं वहां पर कहलाते हैं उत्प्रवासी। उत्प्रवासी और जहां जाकर रह रहे हैं वहां पर है आप्रवासी। अब देखो यहां पर ये अगला क्वेश्चन ही आ गया आपका, क्या आया, एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो कहलाते हैं उत्प्रवासी। तो देखो एक इसमें और ध्यान रख लेना, जहां से जाते हैं, तो जहां से जा रहे हैं, जैसे मान लो ये जगह है, यहां से आदमी जा रहा है यहां पर, तो ये तो है ए और ये है बी जगह। ए से जहां से जा रहे हैं वो हो गया उसका उद्गम स्थल, और ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका गंतव्य स्थल। जहां जा रहा है वो तो हो गया गंतव्य, और जहां से जा रहा है वो हो गया उद्गम। स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अभी पहले ये क्वेश्चन आया है प्रवास। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। विकासशील जन में आप ध्यान रखोगे तो ये क्या है आपका, विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या, ये ध्यान रखना है। इसमें आंसर होगा इसका जनसंख्या। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से पहले कम थी, 30 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन कौन से हो गए, ये क्वेश्चन हो गए आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक की, जहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का संक्षेप में वर्णन करो। देखो यहां पर आपको एक बार गौर करना है कि यहां पर ये तो सिर्फ बताया गया आपको आर्थिक है। यदि आपको ये पूछ लिया जाता, एक मिनट, भौतिक कारक, दूसरा होता है आर्थिक कारक, बाद में आता है आपका सामाजिक कारक, बाद में सामाजिक या सांस्कृतिक, इसको तो साथ ही ले लेना आप। इसके बाद में आपका आता है राजनीतिक कारक। अब देखो भौतिक कारकों में तो आ जाएंगे जैसे उच्चावच, बाद में आ जाएगी आपकी जलवायु, बाद में आ जाएगा जल की उपलब्धता, ये सब चीजें आ जाएंगी। भाई उच्चावच है, जो रहने योग्य जगह होती है वो समतल मैदान होती है, उसमें ज्यादा लोग रहेंगे। जो दुर्गम स्थान है, मरुस्थल है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहां कम लोग रहेंगे।
जलवायु अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है और जल की उपलब्धता होती है। मानव के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। आर्थिक कारकों की हम बात करेंगे, सामाजिक कारक हम बात कर ले, जहां पर सामाजिक सद्भाव पाया जाता है, सांस्कृतिक रीति रिवाज जो भी हैं वो क्या है, आकर्षित करते हैं समाज में। जहां पर जिस समुदाय के लोग ज्यादा रहने, एक ही जैसा सामाजिक समरसता वाला माहौल है, वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी। और राजनीतिक कारक है, राजनीतिक रूप से शांत और सुरक्षित जगहों पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो ये कुछ जगह। अब मैं आर्थिक की बात कर लेता हूं। तो आर्थिक में यहां पर एक कारण तो दिया हुआ है, क्या, एक कारण तो दिया हुआ है आपका, एक मिनट, खनिज। खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र खनन कार्य के साथ साथ अन्य अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। भाई खनिज संसाधन है ना जहां पर उपलब्ध है, वहां पर लोग क्या करेंगे भाई, वहां पर लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। क्योंकि खनिजों से क्या है, लोगों को खनन होगा, उद्योग लगेंगे, इन सब कारणों से वहां पर रोजगार होगा। और रोजगार होगा तो वहां मार्केट भी होगा, मार्केट होगा तो वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी विकसित होगी। इस कारण वहां पर जनसंख्या है वो सघन पाई जाएगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नगरीकरण। नगरीकरण में देखो, अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार के अधिक साधन और नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में जाकर बसती है। आजकल हम देख लो कि गांव में जिस व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से जो भी सक्षम हो जाता है, वो शहरों की तरफ जाकर रहने लग जाता है। क्योंकि वहां पर क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं वो आसानी से उपलब्ध है और व्यक्ति के लिए उनका उपभोग करना आसान वहां होता है। इस कारण व्यक्ति है वो वहां पर चला जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में औद्योगिकरण। भाई औद्योगिकरण, जहां पर उद्योग हो रहा है वहां पर लोग क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। अब है कृषि। देखो, कृषि भौगोलिक क्षेत्र में संपन्न वाले कृषि के सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण कारक है। देखो, जहां पर कृषि उत्पादन अच्छा हो रहा है वहां पर लोगों को क्या है, खेती करेंगे, उससे उत्पन्न अनाज को वो मार्केट में बेचेंगे, उससे आय होगी। तो वहां पर कृषि योग्य जहां की परिस्थिति होगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन आता है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। देखो, लोग अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे। भाई प्रतिकूल जलवायु में थोड़ी रहेंगे, जो अनुकूल है, अच्छी है, उसमें रहेंगे। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और ठंडे मरुस्थल की विभिन्न विषम जलवायु मानव के बसने के लिए सुविधाजनक होती है। देखो, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जो विषम जलवायु असुविधाजनक होती है, सुविधाजनक नहीं है भाई। ये यहां पर ये ए लिख लेना। तो यहां पर देखो, बहुत ज्यादा हाइट पर कोई आदमी थोड़े रहना चाहेगा। और ठंडा है जहां पर मरुस्थल जो ठंडा है, हमारा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल में नहीं आता भाई, ये तो उष्ण मरुस्थलों में ही आता है। ठंडा मरुस्थल जैसे लद्दाख का मरुस्थल है, ये ठंडा है। आर्कटिक प्रदेश है या अंटार्कटिका है वहां पर, तो वहां पर लोग नहीं रहना चाहेंगे। परंतु अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, जहां पर लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। प्रतिकूल जलवायु क्षेत्रों में लोग क्या है, कम रहना चाहते हैं। भूमध्य सागरीय, देखो दोस्तों यहां पर गौर करना, जैसे ये आपका आ गया हिस्सा, ये इटली का हिस्सा आ गया और ये आपका ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जो अफ्रीका के आपके मोरक्को, बाद में अल्जीरिया का कुछ हिस्सा आ जाता है, बाद में ट्यूनीशिया आ जाता है, मिस्र आ जाता है और फ्रांस आ जाता है कुछ हिस्से में, और स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये जो देश है इनको भूमध्य सागरीय देश कहते हैं। यहाँ की जलवायु सबसे अनुकूल है। तो अनुकूल जलवायु यानी सीधी सीधी बात ध्यान रखो, आदमी के लिए अनुकूलन जहां अच्छा होगा वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। औद्योगिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों होते हैं, तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर कल कारखाने होते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। और रोजगार मिलने के कारण यहां पर क्या है भाई, देखो जहां पर मान लो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वहां पर श्रमिक भी रहेगा, परिवहन चालक भी रहेगा, परिचालक भी रहेगा, दुकानदार भी रहेगा,
और ये सब चीजें तो बैंक वाले आ जाएंगे, इनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर आ जाएंगे, इनको बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक आ जाएंगे। इस कारण ऐसे करते करते लोगों का यहाँ सघन बसाव हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में ये जापान का कोबे ओसाका का क्षेत्र है, तो ये पूरा क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, इसी कारण ये सघन बसे हुए होते हैं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, तो ये बहुत अभी मैंने पहले बता के आया हूं। और ये ध्यान रखना, जेबी कृषि ने, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। जैसे ये बात मैंने ये बताई थी आपको डायग्राम से, ये कोई भू भाग है, मान लो एशिया है, इसके 10% हिस्से में तो 90% जनसंख्या रह रही है और 90% में 10% रह रही है। तो ये असमान रूप से वितरण हुआ या नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लिखना। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि में ये ध्यान रखना, देखो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये है एक बिंदु और ये है बी बिंदु। दोस्तों यहां गौर करना कि ये है, मान लो जनवरी की 1 तारीख, 1 जनवरी, और ये है 30 या 31 दिसंबर। ये एक डेट लाइन दे दी हमने, ऐसे नहीं देते हैं। तो जैसे मान लो 5 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, हमने क्या कहा है, एक टाइम पीरियड दिया है। उसमें यदि मान लो यहां पर, एक मिनट, यहां पर 500 व्यक्ति थे और यहां पर क्या हो गए, 600 हो गए, तो वृद्धि कितनी हुई, 100 की। परंतु यदि 500 से 490 हो गए तो भी वृद्धि कितनी हुई, -10 की। यानी जनसंख्या में परिवर्तन होना ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। यानी किसी निश्चित समय अवधि में जनसंख्या, लोगों की संख्या में परिवर्तन, जरूरी नहीं है कि वो धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु निश्चित समयावधि के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और यह प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, यह ध्यान रखना। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रकृति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी महत्वपूर्ण सूचक होता है। देखो सामाजिक, जहां पे उत्थान अच्छा होता है, लोगों की समझ अच्छी होती है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड होता है, आर्थिक प्रगति होती है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत कम होती है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि में अंतर बताइए। देखो प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक हो सकती है, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि में एक ही चीज है, क्या, जन्मे कितने और मरे कितने, उनको घटा दो। जैसे मान लो जन्मे 100, मर गए 90, तो ये 10 की वृद्धि बता दी इन्होंने। परंतु वास्तविक वृद्धि में क्या है, वास्तविक वृद्धि में है कि जन्मे कितने प्लस आप्रवासी कितने हैं, माइनस मरे कितने प्लस उत्प्रवासी कितने हैं। तो मर गए और चले गए वो तो घटा दो, और आ गए जन्म गए उनको जोड़ दो। इनके कारण क्या आएगा, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 100 जन्मे, 10 नए आ गए, माइनस 50 मरे, 60 चले गए, तो ये भी 110 हो गए और ये भी 110 हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि स्थिर रही। ये आपको ध्यान रखना है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में प्रवास के कारण परिवर्तन हो सकता है, तो ये तो जाहिर सी बात है, प्रवास कम होगा यानी आप्रवास ज्यादा होगा, उत्प्रवास कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी, और आप्रवास कम होगा और उत्प्रवास ज्यादा होगा तो ऋणात्मक होगी। हाँ, थॉमस माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विचार बताइए। देखो थॉमस माल्थस ने एक बात कही थी कि जनसंख्या व संसाधन ये दोनों बढ़ते हैं इस तरीके से। जनसंख्या बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64।
संसाधन बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वहां पर जनसंख्या वृद्धि इतनी तीव्र हो जाती है जबकि संसाधनों की वृद्धि उतनी नहीं हो पाती। इन्होंने कहा कि जनसंख्या गुणात्मक रूप से और संसाधन संख्यात्मक रूप से बढ़ते हैं। तो इस कारण ध्यान देना, इन्होंने 1798 में एक नियम दिया जिसको क्या कहा जाता है, थॉमस माल्थस का नियम कहा जाता है। इन्होंने कहा कि लोगों की खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है लोगों की संख्या। तो ये संसाधन मान लो या खाद्य आपूर्ति मान लो या खाद्यान्न मान लो। जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध द्वारा गिरावट होती है। देखो ये ध्यान रखना, यहां पर जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम क्या होगा, अकाल आएगा या बीमारी आएगा और या युद्ध द्वारा गिरावट होगी। ठीक है। भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा नियोजन द्वारा नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा अपने आप नियंत्रण हो। तो देखो ध्यान रखना, अपने आप भौतिक नियंत्रण कैसे, जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, इन कारणों से जो नियोजन होगा उससे तो अच्छा है कि मानव खुद सहमित और जागरूक जिंदगी जिए, जिससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों का पता चलेगा। जनसंख्या वृद्धि रोकने से संसाधनों की तत्पोषणीयता बनी रहेगी। तत्पोषणीयता का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि भविष्य के लिए ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना, यानी भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाकर रखना। जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है? तो देखो, धनात्मक में तो यही है, जनसंख्या बढ़ती है, दो समुदायों के बीच जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक है। और जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए और अन्य देशों में स्थायी लोग प्रवास कर जाए, इससे क्या होती है, धनात्मक वृद्धि होती है। देखो यहां गौर करना, जन्म दर किससे ज्यादा हो, मृत्यु दर से हो, तो यह धनात्मक वृद्धि है। और यदि मान लो जन्म दर है, उसके अलावा ये उत्प्रवास है, ये भी क्या है, उत्प्रवास से आप्रवास ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब ये देखो अगली बात लिखिए, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि होती है, किसमें, धनात्मक वृद्धि होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों के उपयोग भी ज्यादा होगी। भाई संसाधनों का उपयोग तो ज्यादा होगा या नहीं होगा, भाई होगा। क्यों? क्योंकि पहले 5 आदमी खाते थे, अब 7 खा रहे हैं, तो वही चीज है, पहले किसी चीज का उपभोग 5 कर रहे थे, अब 7 कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। ऋणात्मक में ध्यान रखना, जन्म दर है, जन्म दर, उससे मृत्यु दर अधिक हो जाए, जैसे जन्मे 100, मर गए 110, तो ये 10 है वो -10, ये ऋणात्मक वृद्धि है। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए तो उस देश के से लोग अन्य देशों में प्रवास करते। एक बात ये भी ध्यान रखना, यहां पर थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, उत्प्रवास है ना, उत्प्रवास वो ज्यादा हो जाए, आप्रवास कम हो, यानी आए तो लोग 50 चले गए 60, तो ये भी 10% हो गए, ये ध्यान रखना। और लोग कम होंगे तो क्या है, संसाधनों का उपभोग गति भी क्या है, घट जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और यहां पर मैं जहां तक सोचता हूं कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको सहमित रहकर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। भाई एक घर में यदि बच्चों की संख्या ज्यादा है तो लोगों को क्या करना होगा, 2 बच्चों में क्या है, गैप करना होगा। परिवार नियोजन की सुविधाओं को बताना होगा, और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में क्या है, उनको बताना होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहता है जहां पर कम बच्चे पैदा होंगे, एक बात। दूसरा, परिवार नियोजन के फायदे बताने होंगे, परिवार नियोजन के संसाधन, जो भी साधन आते हैं उनका प्रचार प्रसार करना होगा और उनका उपयोग बताना होगा। इसके अलावा
ज्यादा यदि मान लो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके दुष्परिणाम बताने होंगे। ये सब कारण क्या होंगे? ये सब कारण जनसंख्या नियंत्रण में फायदा करेंगे। यदि ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो सरकारी सुविधाओं को अभाव, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और आगे चलकर यह भी किया जा सकता है, उन पर सख्त पाबंदियां लगा जा सकती है। तो इन कारणों से क्या है, जनसंख्या नियंत्रण की जा सकती है। भाई सीधी सीधी बात ध्यान करना, दो बच्चों में क्या है, गैप करना, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी क्या है, जागरूक करना, और जो शिशु है उसके भी स्वास्थ्य की देखभाल करना, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर क्या है, लोगों को विश्वास होगा कि ये बच्चे जो पैदा हुए हैं वो ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं। और जो भी परिवार नियोजन के कार्यक्रम है उनसे जागरूकता फैलाएं, सरकार ऐसी योजनाएं बनाए, और गर्भ निरोधक साधन है वो आसानी से उपलब्ध करवाए। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, तो ध्यान देना, प्रजननशीलता उच्च होती है और लेकिन समय के साथ उसमें धीमी गिरावट आती है। अब देखो इसमें यह ध्यान रखना, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, इसमें यह बताया गया है 1 2 3 4 स्टेज। इसमें यह माना गया है प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है। तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर है तो उसे कहते हैं उच्च स्थिर अवस्था। और दूसरे में क्या आती है, स्वास्थ्य सेवाएं आती है दूसरी स्टेप में। तो स्वास्थ्य सेवा आते ही जन्म दर है वो घट जाती है, सॉरी मृत्यु दर घट जाती है, क्योंकि मरने वाले कम हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से उनका उपचार हो जाता है, और जन्म दर वो की वो बनी रहती है। तो ये गैप हो गया, तो मरने वाले जो 100 थे वो हो गए 50, और जन्म होने वाले 100 के 100 ही रह गए। तो ये तो जनसंख्या वृद्धि हो गई, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ये 1950 से 1980 के दशक में भारत में आई थी कंडीशन। तीसरे स्टेप में क्या होता है, शिक्षा आती है। इस शिक्षा वाले समय में क्या है, लोगों को ज्यादा बच्चों या मान लो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों का पता चलता है, तो जन्म दर भी घटने लग जाती है और मृत्यु दर भी घट रही है। तो ये गैप होता है, इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर तो होती है परंतु घटती दर से होती है। कौन सी दर से होती है, घटती दर से। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि भारत अभी वर्तमान में तीसरे स्तर से गुजर रहा है जननांकिकीय के संक्रमण सिद्धांत से। और चौथे में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाती है, तो इसे कहते हैं निम्न स्थिर अवस्था। वो तो थी उच्च स्थिर अवस्था और ये है निम्न स्थिर अवस्था, ये ध्यान रखना है। और कई देशों में तो कंडीशन ये है कि जन्म दर नीचे जा रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है, तो वहां पर ये घटती है, तो ये घटती दर है भाई, सॉरी ये उच्च स्थिर अवस्था थी और ये क्या है, घटती दर से नहीं है, ये तो ऋणात्मक अवस्था है, सॉरी ऋणात्मक अवस्था है। तो ये यूरोपीय देश है, वहां पर ज्यादा बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे उनकी जो स्थिति है वो खतरे में आ गई है, आंतरिक सुरक्षा ही। तो ये ध्यान रखना, पहले में क्या, जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च, तो ये क्या है, जितने जन्मे उतने मर गए। दूसरे में स्वास्थ्य सेवाएं आती है तो मृत्यु दर घट जाती है, जन्म दर वो की वो रहती है। तो इसमें क्या है, ज्यादातर अफ्रीकी देश आते हैं, यहां पर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर चलती है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। तीसरे में शिक्षा आती है, तो शिक्षा कहती है कि भाई ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा और इस कारण हमारे को क्या है, हम पिछड़ जाएंगे, हमारा जीवन स्तर क्या होगा, निम्न होगा। इस कारण भारत वर्तमान में इस दर से, इस स्तर से गुजर रहा है, तीसरी स्टेप से। और यूरोपीय देश है, वहां पर शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है, इस कारण क्या है, निम्न स्थिर अवस्था है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या है, नीची बनी हुई है, मर भी कम रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, और जन्म दर है वो एजुकेशन वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावी है, इस कारण वहां पर क्या है, निम्न स्थिर अवस्था है। और कई देशों में जन्म दर है वो घट गई है, इस कारण वहां पर जन्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह ध्यान रखना। क्या आप सोच सकते हैं लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? तो भाई देखो, प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं
यहां पर यह प्रवास है भैया। तो यह ध्यान रखना, सामाजिक जीवन को ये भी यहां पर भी प्रवास है। ये थोड़ा सा गौर कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। पहले स्कूल जाते हैं, बाद में आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, तो इस कारण ये चीजें होना जायज सी बात है। देखो, आदमी एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता है कि वो कुछ अच्छा जीवन जी सके, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, सक्षम हो। तो देखो, कुछ कारक तो है कि इनको कहते हैं पुश फैक्टर। पुश पुश यानी धक्का देते हैं, और कुछ होते हैं पुल फैक्टर जो अपनी ओर खींचते हैं। देखो, गेट को आप खोल रहे हो तो पुश कर रहे हो, और यदि बंद कर रहे हो तो उसको पुल कर रहे हो। पुल करना अपनी ओर आकर्षित करता है, और पुश यानी धक्का देना। तो देखो, धक्का क्या देता है, जैसे आदमी बेरोजगार है तो ये धक्का लगना हो गया, आदमी यहां से दूसरी जगह कमाने जाएगा, यह प्रतिकर्ष कारक हो गया। रहन सहन की निम्न दशाएं हैं तो हम अच्छी दशाओं वाले जगह पर जाएंगे। राजनीतिक रूप से अशांत यानी उपद्रव वाले क्षेत्र हैं तो वहां पर भी आदमी नहीं रहेगा, वहां से बाहर चला जाएगा। प्रतिकूल अच्छी जलवायु नहीं है तो वहां से भी लोग जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, तूफान आ जाए, तो वहां पर भी लोग नहीं रहना चाहेंगे। महामारियां जहां होती है वहां लोग नहीं रहना चाहते। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से भी क्या है, लोगों के पास रोजगार वगैरह नहीं है तो वहां से दूसरी जगह जाकर वो लोग रहते हैं। तो ये कारक तो हो गए प्रतिकर्ष से। अब हम जिन शहरों में जाकर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी अपकर्ष कारक है। वो कौन से हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर, वहां काम करने की दशाएं क्या होंगी, बेहतर होगी, हमारे को रोजगार मिलेगा तो हम वहां रहेंगे। रहन सहन की अच्छी सुविधाएं हो गई, शांति है, स्थायित्व है, जीवन में संपत्ति जो कमाई उसकी सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है। तो ये क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो अपकर्ष कारक, और जो धक्का देते हैं वहां से स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं वो है प्रतिकर्ष कारक। जननांकिकीय चक्कर से क्या आशय है। देखो, यहां पर यह ध्यान रखना, आदमी एक बात ध्यान रखना, पहले गांव में रह रहा है, कृषि कर रहा है, बाद में क्या है, वो ग्रामीण परिवेश है, वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी वाले शहरों में चला जाता है, तो वो क्या है, नगरीय समाज है। यहां पर देखो कुछ परिवर्तन बताया है, इसमें ये ध्यान रखना, ये चक्कर ध्यान रखना। ग्रामीण खेतीहर एवं अशिक्षित, देखो पहले तो गांव में रह रहा है, खेती कर रहा है, वो शिक्षा का अभाव है। दूसरा, उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, दोनों जन्म भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी है। और आदमी यहां से संक्रमण है, यानी शहर में चला जाता है तो वहां पर औद्योगिक एवं साक्षर, या आप तकनीक भी बोल सकते हो, तकनीकी क्षेत्र में यह प्रभावी हो जाता है, और जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। जन्म दर कम होने के पीछे स्वास्थ्य एवं शिक्षा हो जाती है, और मृत्यु दर में तो सीधा सीधा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। तो इस कारण क्या है कि वहां की जनसंख्या कम है। ये जननांकिकीय संक्रमण है, गांव से किस में जा रहे हैं, शहर में। अशिक्षित से वो शिक्षित में बदल रहा है, खेती से वो उद्योगों में जा रहा है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से वो क्या रहा है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस मेरे वीडियो में साथ बने रहे। यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी है तो आप अन्य साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको एग्जाम से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाता रहूंगा।